प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको भारत के एक महान व्यक्तित्व से परिचय करवाऊंगा जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको एक महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक दृष्टिकोणों, राजनीतिक विचारों, राजनीतिक मान्यताओं और राजनीतिक प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत में ब्रिटिश शासन का प्रशंसक माना जाता है। उनको ब्रिटिश शासन प्रशासन की न्यायप्रियता में गहरा विश्वास था। वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन में रहकर ही भारत विकास कर सकता है। उनका कहना था कि भारत के लोगों को स्वशासन की प्राप्ति ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं करनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि ब्रिटिश शासन भारत के हितों की पैरवी करे, न कि इंग्लैंड के हितों की। उन्होंने कहा कि हम अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शासक के अधीन हैं जो हमारे लिए इस प्रकार से मिलना संभव बनाता है। इंग्लैंड की महारानी और वहाँ के नागरिकों को सभ्य बनाने वाले शासन के अधीन ही हम आपस में मिल सकते हैं और बिना किसी भय या संकोच के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी का विचार था कि ब्रिटिश लोग समानता, न्याय और कानून के शासन में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रता प्रेमी हैं और एक दिन भारत के स्वराज में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे उनकी न्यायप्रियता व कानून के शासन के प्रति तनिक भी संदेह नहीं है। हमें निश्चित रूप से आश्वस्त होना चाहिए कि एक समय भी आएगा जब ब्रिटिश राष्ट्र की संवेदनाएं और 1858 की ब्रिटिश महारानी की घोषणा महसूस की जाएगी। यानी दादा भाई नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में ब्रिटिश प्रशासन की प्रशंसा की है। उन्होंने मानना है कि ब्रिटेन के लोग न्यायप्रियता, स्वतंत्रता, समानता और कानून के शासन में विश्वास रखते हैं और एक दिन भारत के लिए भी ऐसा आएगा कि वो इन राजनीतिक धारणाओं के प्रति आकृष्ट होते हुए भारत को भी स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। दादा भाई नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वशासन का भी समर्थन किया है। सेल्फ गवर्नमेंट, उनका विचार था कि भारत की समस्याओं का समाधान स्वशासन में निहित है। स्वशासन के द्वारा ही भारत के लोग अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की असम्मानीय और विध्वंसात्मक व्यवस्था का केवल एक ही उपचार है और वो यह है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन मिले। देयर इज ओनली वन रेमेडी टू प्रेजेंट डिसऑनरेबल, hypocritical, destructive system. That remedy is self-government under British paramountcy. दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के सामने स्वशासन की मांग जारी रखी। उनका कहना था कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही भारत स्वशासन का अधिकार प्राप्त करे। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने स्वशासन की वकालत की और कहा कि उपनिवेश स्वशासन के साथ समृद्ध हो रही है, जबकि भारत इसके बिना ही सभी महान घटनाओं के बाद जो जापान व रूस में हो रही है और
मैं नहीं सोचता कि हमारे वर्तमान राजपुरुष इन महान घटनाओं के परिणामों के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि एक बार भारत की समझ जनसंख्या सब शासन के लिए दृढ़ निश्चय कर ले तो उनका दावा व्यर्थ में नहीं जाएगा। यानी कि दादा भाई नौरोजी कहना चाहते हैं कि भारत की समझ जनता अगर उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो जिस तरह से दूसरे देशों में दूसरे जो ब्रिटेन के उपनिवेश है, गुलाम देश है, वो धीरे धीरे जो है सेल्फ गवर्नमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, भारत भी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ सकता है। दादा भाई नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में माना कि राजनीतिक सत्ता का आधार नैतिक है, भौतिक नहीं। उनका कहना था कि राजनीतिक सत्ता न्याय, उदारवाद, मानवता पर आधारित होनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता के बारे में उन्होंने स्वयं कहा कि आप शस्त्रों की सहायता से अथवा क्षणिक बल पर शारीरिक शक्ति द्वारा साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, परंतु आप इसे केवल नैतिक शक्ति द्वारा ही नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। बर्बर शक्ति किसी न किसी समय तो टूट जाएगी, परंतु ईमानदारी सदा बनी रहेगी। He said you can build an empire by arms or empirical brute physical forces, but you can preserve it by internal moral forces only. Brute forces will sometime or another break down. Righteousness is everlasting. यानी शारीरिक शक्ति के बल पर, हिंसा के बल पर जो सत्ता होगी वो लंबे समय तक कायम नहीं रहेगी। ईमानदारी के बल पर, नैतिकता के बल पर, प्रेम के बल पर, सहानुभूति के बल पर जो सत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। नौरोजी का ये कहना था कि अगर इंग्लैंड ने भी उत्तेजना की नीति का अनुसरण किया तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन को बाध्य होगा। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन लोगों के विश्वास के कारण कायम है, उनकी सैनिक शक्ति के कारण नहीं। पाशविक शक्ति साम्राज्य को स्थापित तो कर सकती है लेकिन इसे बनाए नहीं रख सकती। केवल नैतिकता और ईमानदारी इसे बनाए रख सकती है। इसलिए नौरोजी ने कहा कि राजनीतिक सत्ता का आधार सद्भाव एवं आपसी विश्वास होना चाहिए, वसुता बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की निरंकुशता के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन को इस निरंकुशता के दुष्परिणामों से अवगत कराने की जरूरत है। उनका कहना था कि निरंकुशता व अत्याचार के शासन को लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता। वे चाहते थे कि ब्रिटिश शासक भारत में अपनी शिष्टता व न्यायप्रियता का परिचय दें। 3 सितंबर 1880 को उन्होंने भारत के उप सचिव श्री लोई मेल्टेट को लिखे पत्र में कहा कि पढ़े लिखे और विचारशील देशवासियों के मन में यह दृढ़ विश्वास है कि कभी भी जानबूझकर लोगों को न तो कष्ट देगा और न ही गुलाम बनाएगा, न उनका अपमान करेगा। और जो अगर कोई महसूस करेगा कि अनजाने में किसी को कष्ट पहुंचा है तो वह तुरंत प्रत्येक प्रकार का बलिदान देकर उस राष्ट्र को आघात पहुंचाए बिना कष्ट को दूर करेगा, वह ब्रिटिश राष्ट्र। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासकों ने शोषण व अत्याचार को तो बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासकों ने शोषण व अत्याचार को बढ़ावा दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत निश्चित है। उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना करके भारत और इंग्लैंड के लोगों के बीच भारतीय मामलों पर विचार विमर्श करने का भी सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण में
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। एम्फेसिस ऑन एस्टेब्लिशमेंट रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उनका कहना था कि जब तक सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय न तो ऊंचा उठ सकते और न ही उन सरकारी पदों के लिए अक्षमता का विकास कर सकते। जब तक भारतीयों को सेवाओं का उचित अवसर नहीं मिलता तब तक उनकी योग्यताओं का उचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। 1885 में उन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करने पर बल दिया और कहा कि हमें किस बात के लिए अंग्रेजों की प्रजा होने का गर्व है, किस वजह से हम अपने भूतकाल के शासकों की अपेक्षा अंग्रेजों के प्रति भक्ति की भावना दिखाते हैं। उनके लिए वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन इस समय स्वतंत्र एवं प्रतिनिधि सरकार का जनक है। हम उनकी प्रजा तथा बच्चे होने के नाते स्वतंत्रता एवं प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। नौरोजी का कहना था कि भारत के लोग अंग्रेजी सत्ता के प्रति निष्ठा रखते हैं, इसलिए प्रत्युत्तर में अंग्रेजी शासक भारतीयों को कोई भी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं सौंपते। कहने का अभिप्राय है कि जिस तरह से भारत के लोग अंग्रेजी सरकार सत्ता के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं, उसके उत्तर में अंग्रेजी शासकों को भी चाहिए कि वो भारत के लोगों को राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपें। जब तक भारतीयों को राजनीतिक कार्य नहीं सौंपा जाता तब तक उनमें राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं होगा। उनका कहना था कि सब शासित उपनिवेशों की तरह भारत में भी विधानमंडलों के निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। उनका विचार था कि 150 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी शासकों ने भारत को स्वशासन के योग्य नहीं समझा। अंग्रेज शासक चाहते थे कि भारत के लोग इसी तरह से अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहे और उनमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक अक्षमता का विकास न हो। ये अंग्रेजों ने जानबूझकर के ऐसा किया और भारत के लोगों को उन्हें असभ्य गंवार ऐसे माना और कहा कि भारत के लोगों में शासन की कला के गुण विद्यमान नहीं है। दादा भाई नौरोजी का कहना था कि शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के प्रति आम जनता को जागृत करना होगा। उनका कहना था कि इंग्लैंड में भी ऐसी प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए जो भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो एक प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, उसी तरह भारत में भी प्रतिनिधि संस्थाएं होनी चाहिए। भारत के लोगों को राजनीतिक नेतृत्व के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, उनको अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए और ये तभी मिलेगा जब उनको कोई कार्य सौंपा जाए। जब तक उनको राजनीतिक कार्य नहीं सौंपा जाता, राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, तब तक उनका अनुभव कैसे होगा और बिना अनुभव के निर्णय लेने की क्षमता नहीं। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत के लोगों को अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आजीवन उन्होंने हमेशा संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया। नौरोजी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता व कानून के शासन में पूरा विश्वास था। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासक भारतीयों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए उन्होंने भारत के राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्रों, ज्ञापनों, प्रस्तावों, बैठकों व शांतिपूर्ण प्रदर्शनों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने पर बल दिया। नौरोजी एक प्रकार से उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी संवैधानिक साधनों के द्वारा ही स्वशासन के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कभी भी किसी हिंसक या क्रांतिकारी साधन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्वयं कहा, मैं अपने देशवासियों को विद्रोह की सलाह नहीं दे सकता। मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हमें ब्रिटिश लोगों में विश्वास रखना चाहिए।
नौरोजी जानते थे कि भारत के लोग अभी प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से सचेत नहीं हैं। उन्हें संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही मजबूर करना चाहिए। उनका मानना था कि हमें अपनी मांगें मनवाने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत के लोग हिंसक व क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग करके स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देशवासियों को ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए, तभी हम सब शासन की प्राप्ति के लक्ष्य पर आगे जारी रख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सब शासन की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों के इस्तेमाल पर बल दिया। दादा भाई नौरोजी भारत में स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका कहना था कि जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे मौलिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज शासकों को भारतीयों के लिए मौलिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब अंग्रेजी लोग कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग स्वयं करते हैं तो भारतीयों को इनसे क्यों वंचित रखा जाए। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि जब अंग्रेज के लोग इस तरह से स्वतंत्रता को पसंद करते हैं तो क्यों न भारत के लोगों की जो स्वतंत्रता की पसंद है वो उनको करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड स्वतंत्रता और प्रतिनिधि शासन का जनक है, लेकिन फिर वे भारतीयों के लिए मौलिक स्वतंत्रता उन्होंने कहना था कि हम संतान तुल्य प्रजा तो है, हम ब्रिटिश साम्राज्य की संतान तुल्य प्रजा है, तो हमें उत्तराधिकार में आशीर्वाद स्वरूप स्वतंत्रता व प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। He said British is the parents of free and representative governments, and that was her subjects and children are entitled to inherit the great blessing of freedom and representation. नौरोजी का कहना था कि भारतीयों को सरकारी सेवाओं में भी उचित अवसर मिलने चाहिए। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड में एक साथ होनी चाहिए ताकि योग्य भारतीय ब्रिटेन की सभी प्रशासनिक सेवाओं में भाग ले सके। नौरोजी का कहना था कि सभी प्रशासनिक विभागों का प्रबंध भी भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी मूलभूत अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने भारत के लोगों के लिए मूल अधिकारों की मांग की। उनका कहना था कि बिना मूल अधिकारों के भारतीयों का समग्र विकास नहीं हो सकता। जीवन के हर क्षेत्र में भारतवासियों के लिए अधिकारों की आवश्यकता है। भारतवासियों को सैनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। सभी सेवाओं का भारतीयकरण होना चाहिए। जब तक भारतीयों को प्रशासन में उचित भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक सरकार अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकती। नौरोजी ने अपनी पुस्तक भारतीयों की कार्यक्षमता के प्रमाण में कहा कि they could not rise, they could not develop their capacity for higher government because they had no opportunities. The result was, of course, that their faculties are stunted. दादा भाई नौरोजी का कहना था कि भारतीयों को प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। उन्होंने भारतीयों के सीमित अधिकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ब्रिटिश प्रशासन की सभी सेवाओं और विभागों का अधिकार इंग्लैंड के लोगों के पास है, ठीक उसी तरह भारतीय प्रशासन की सभी सेवाओं और विभागों का अधिकार भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। तभी भारत के लोग आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी साम्राज्यवादी धारणा का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के वाद के कारण ही भारत का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक पतन हुआ। साम्राज्यवाद के कारण ही भारत की
आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। उन्होंने माना कि ब्रिटिश शासकों ने खुलकर कुटिल आर्थिक नीतियों का निर्माण किया और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ब्रिटेन ने भारत का आर्थिक शोषण किया। नौरोजी का कहना था कि ब्रिटेन के लोगों ने अपने ही देश की संवैधानिक सरकार के निर्माण के लिए तो प्रयास किए, लेकिन वहीं ब्रिटेन के लोग भारत में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के द्वारा अत्याचारी शासन का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के लिए पूरी तरह से संवैधानिक सरकार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के लोग भारत के लिए अत्याचारी और निरंकुश शासन का समर्थन कर रहे हैं। ये इंग्लैंड के लोगों की एक विरोधाभासी नीति है। नौरोजी ने कहा कि एक संवैधानिक सरकार की प्राप्ति के लिए वीरता भरे संघर्ष के शानदार इतिहास के पश्चात इंग्लैंड अब भारत में ऐसे प्रशिक्षित अंग्रेजों की संस्था का पालन कर रहा है जो मनमानी कर रही है, जिनमें असहिष्णुता और ज्यादती करने की भावना भरी है, जिनमें संवैधानिक विषमता है। अंग्रेज भारत को ऊपर उठाने की अपेक्षा अब तक अपने आप को एशियाई निरंकुशवाद के स्तर के नीचे की ओर ले गई। नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारतीयों के दमन व उत्पीड़न के भी बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासकों को अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य स्नेहपूर्ण विश्वसनीयपूर्ण संबंधों को विकसित करने में होना चाहिए। नौरोजी ने कहा कि हमें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अंग्रेजी शासकों की साम्राज्यवादी नीति को महसूस किया। नौरोजी ने अपने पूर्ववर्ती उदारवादी विचारधारा में परिवर्तन करते हुए भारत के स्वराज की मांग का प्रबल समर्थन किया। उनका कहना था कि भारतीयों को लोक सेवाओं में भागीदार बनाया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था पर भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए, अन्य स्वशासित उपनिवेश की तरह भारतीयों को भी विधानमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नौरोजी का विचार था कि इस तरह सभी भारतीयों से ही भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इस तरह के सभी अधिकारों के द्वारा भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों से रोका जा सकता है। तो एक प्रकार से नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत के लोगों के हितों के विरुद्ध बताया। दादा भाई नौरोजी भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनकी जो इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी है, धन निकासी का सिद्धांत है, वो आर्थिक जगत में काफ़ी लोकप्रिय रही है। उन्होंने देश की इकोनॉमी पर दो प्रकार की पुस्तकें ली, एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और दूसरा पॉवर्टी इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक पतन के लिए ब्रिटेन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार माना। उनका कहना था कि भारत का अधिकतम धन इंग्लैंड में जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि इंडिया ऑफिस का वार्षिक खर्चा 5 लाख पाउंड था, रॉयल इंजीनियरिंग का खर्चा 1,34,000 पाउंड और इंडिया ऑफिस संस्था का खर्चा 2,30,000 पाउंड। 1870 में ग्लैडस्टोन ने कहा कि भारत पर बड़ा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि उस समय वार्षिक खर्चा 3,90,00,000 पाउंड तक बढ़ चुका था। 1893 में ये आंकड़े बढ़कर 6,80,00,000 पाउंड सालाना है। इन आर्थिक आंकड़ों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत अधिक खर्च को कमजोर अर्थव्यवस्था का कारण है। नौरोजी का कहना था कि बेलगाम प्रशासनिक खर्च के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर क्षरण हो रहा है। नौरोजी का कहना था कि ब्रिटिश मानते हैं कि प्रशासनिक खर्चे भारत के लिए अन्यायकारी एवं अवैध उपाय है और हानिकारक भी है। ब्रिटेन की कुटिल आर्थिक नीतियों के कारण भारत में निरंतर गरीबी और बेकारी बढ़ी है। उनका कहना था कि भारतवासी भारी मात्रा में कर दे रहे हैं और वह धन इकट्ठा करके इंग्लैंड के विकास कार्यों पर खर्च हो रहे हैं।
नौरोजी ने अंग्रेज़ों के इस विचार कि भारतीयों की आर्थिक कमजोरी के कारण अत्यधिक जनसंख्या और आर्थिक कानूनों का अयोग्यतापूर्ण किरवाने का कड़ा खंडन किया। यानी कि नौरोजी ने नहीं माना कि ज़्यादा जनसंख्या के कारण या आर्थिक कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण भारत में गरीबी बढ़ी है। नौरोजी मानते हैं कि भारत में गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी और भारत की कमज़ोर अर्थव्यवस्था के पीछे ब्रिटिश सरकार की कुटिल आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार रही। नौरोजी का कहना था कि आर्थिक नियमों को निष्पक्ष ढंग से लागू किया जाए तो इंग्लैंड की तरह भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सकता है। नौरोजी ने कहा कि धन निकासी है उसको केवल इंग्लैंड और भारत के बीच उचित व न्यायपूर्ण संबंधों के द्वारा रखा जा सकता है। इंडियन एक्सपेंडिचर आयोग के सामने साक्ष्य के रूप में उन्होंने कहा, वर्तमान समय में हमें एक बुराई लगती है और हम मजबूर होकर इसे पीड़ित हैं। जब विदेशी पूंजी का निवेश होगा तो इससे लाभ के संसाधन विकसित होंगे और इन संसाधनों से प्राप्त सभी लाभ के संसाधन विकसित होंगे और इन संसाधनों से प्राप्त सभी लाभ बाहर जाएंगे। हम एक एक सामान्य मजदूर रहेंगे, मात्र लकड़ी चीरने वाले और पानी बेचने वाले, और हमारी इसी तरह की स्थिति होगी। तो एक प्रकार से ड्रेन थ्योरी के कारण भारतीयों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के प्रति दादा भाई नौरोजी ने भारत के लोगों को सचेत किया। नौरोजी ने ब्रिटिश शासन और प्रशासन की आलोचना भी की। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासक अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण भारतीयों को शासन का अधिकार देते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंतिम काल में उन्हें एहसास हो गया कि अंग्रेजों की कथनी और करनी में कितना अंतर है। नौरोजी को यह अनुभव हुआ कि अंग्रेज भारतीयों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, भारतीयों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और अंग्रेजी शासकों की निरंकुश नीति भारत के लोगों का, भारत की जनसंख्या का हर तरह से नुकसान कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अपमानजनक और विध्वंसात्मक शासन प्रणाली को सुधारने का एकमात्र उपाय ब्रिटिश सत्ता के अधीन स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना है। नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश शासकों को भारतीयों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उनका कहना था कि समस्त देशवासी ब्रिटेन के वर्तमान अन्यायपूर्ण शासन प्रणाली के विरुद्ध है। नौरोजी का कहना था कि अगर भारत में ब्रिटिश शासकों का दमनकारी और अन्यायकारी रवैया इसी तरह से बना रहा तो एक दिन भारतवासियों के सब्र का बांध टूट सकता है। भारतवासी असहनीय अत्याचारों का सामना करने के लिए विद्रोह का मार्ग भी अपना सकते हैं। अगर सब शासन की मांग करते हैं तो उन्हें अवश्य इसमें सफलता मिलेगी। उनका कहना था कि जिन उपनिवेशों को सब शासन का अधिकार नहीं मिला वे आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। भारत भी सब शासन के अधिकार के बिना लगातार आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो रहा है, इसलिए अन्य उपनिवेशों की भांति भारत को भी सब शासन का अधिकार मिलना चाहिए। नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में प्रशासनिक सुधार पर भी बल दिया। नौरोजी का कहना था कि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में अनेक प्रकार की विसंगतियां व कमजोरियां हैं और जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा प्रशासनिक संरचना व कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड दोनों देशों में सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ आरंभ होनी चाहिए। भारतीयों को भारत की सिविल सेवा में अंग्रेजों के समान ही अधिकार मिलना चाहिए। भारतीयों को उच्च पदों पर आने से रोकने वाले कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। जितनी भी भारतीय सेवाएं हैं उनका भारतीयकरण होना चाहिए, यानी भारत के लोगों को वो उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीयों की कार्य क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी थी कि भारत में भारतीयों की कार्य क्षमता के प्रमाण, और इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया है कि भारत के लोग भी इंग्लैंड और यूरोपियन लोगों की तरह कुशल हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। उनके अंदर ही निर्णय लेने की, प्रशासनिक कार्य करने की अक्षमता विकसित हो सकती है।
बशर्ते कि ब्रिटिश सरकार उनको ट्रेंड करे, उनको माहौल दे, उचित अवसर दे। तो भारत के लोग भी यूरोपियन और अंग्रेज़ों के समक्ष जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं। उनमें किसी प्रकार की योग्यता की कोई कमी नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक था दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचार, उनका राजनीतिक चिंतन, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण, ब्रिटिश शासन के बारे में, ब्रिटिश प्रशासन के बारे में, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के बारे में, ब्रिटेन और भारत के आर्थिक संबंधों के बारे में, भारत में गरीबी के कारण क्या है, बेरोजगारी के क्या कारण है, भूखमरी क्या कारण है, भारत की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, भारत और इंग्लैंड के बीच संबंधों में कैसे सुधार किया जा सकता है, भारत के साथ साथ इंग्लैंड का विकास भी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए। भारत और इंग्लैंड के बीच आर्थिक संबंधों, प्रशासनिक संबंधों में सुधार के लिए उन्होंने कई तरह के उपाय सुझाए। तो दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक दर्शन से